हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 6 हिस्ट्री का एनसीईआरटी। इससे पहले मैं 2 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप चाहे तो वहाँ जाकर वो दोनों चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा, लेकिन उससे पहले आपको पता है हर एग्ज़ाम का जो बेस है वो एनसीईआरटी है। चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीटेट, चाहे DSSB, चाहे जो बिहार का भी एग्ज़ाम निकला है वो ले लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप अगर एनसीईआरटी आपका बेस क्लियर है तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं। चैप्टर 3 क्या है? भोजन संग्रह से उत्पादन तक, फूड फ्रॉम कलेक्शन टू प्रोडक्शन। आपको पता है हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, लोग पहले खाना इकट्ठा किया करते थे। अब क्या है, वो इकट्ठा करने से लेके उत्पादन तक, मतलब कैसे प्रोडक्शन होने लगा, मतलब कैसे उत्पादन करने लग गए लोग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के भोजन। वैरायटी ऑफ भोजन का मतलब यहाँ पे ये है, जो भिन्न भिन्न फसलें होती हैं उन्हें भिन्न भिन्न जलवायु की ज़रूरत पड़ती है। भाई जैसे आप धान ले लो, धान को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है गेहूँ और बारले के मुताबिक। इतना गेहूँ और बारले या जौ को ज़रूरत नहीं होती पानी की। तो वही बात बताई गई है, भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें धान की खेती में। अब दूसरी बात है, पशुओं को भी अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। भाई सही बात है, भाई उनको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो उनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों मतलब कैटल्स की तुलना में भेड़ बकरी अधिक सरलतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। देखिए आपने वो पश्मीना ऊन के बारे में पढ़ा होगा ना, तो पश्मीना ऊन हमें बकरी से प्राप्त होती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो वही चीज़ है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, सूखे इलाके जो होते हैं, वहाँ पे आपको भेड़ बकरी ज़्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि उनके जो शरीर पे मोटा जो वो होता है, जैसे ऊन टाइप का रहता है, उनके जो बाल होते हैं वो इतने मोटे होते हैं, वो वहाँ का जो जलवायु है उसको सहन कर पाते हैं। अब आपको एक 0 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ दिया जाए तो आपको लगता है आप वहाँ पे सरवाइव कर पाओगे? तो सभी की बॉडी को ऐसे ही क्लाइमेट की आदत पड़ जाती है, ये समझिएगा, ठीक है। तो वही बताया गया है, पशुओं के अनुकूल वातावरण होना भी आवश्यक है। उसके बाद है खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। भाई लोग पहले खेती करना थोड़ी जानते थे, वो तो बस जो मिलता था उसको कच्चा ही खा लेते थे, उन्हें नहीं पता खेती क्या होता है, पशुपालन क्या होता है। तो ये शुरुआत कैसे हुई, एनिमल हस्बेंड्री या हमें बिगनिंग ऑफ फार्मिंग के बारे में कहाँ से पता चला? आपको पता है आर्कियोलॉजिस्ट से ही हमें पता चला होगा। तो ये देखिए क्या था कि दुनिया की जलवायु बदलती रही। भाई ठीक बात है, बिल्कुल पहले लोग आदि मानव थे, धीरे धीरे लोग मतलब जानना शुरू हुए कि भाई हमें कच्चा मांस नहीं खाना, हमें पका के खाना चाहिए, तो ये चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। तो दुनिया की जलवायु बदलती रही और लोग जिन वनस्पति और पशुओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। ठीक ही बात है, बिल्कुल धीरे धीरे लोगों ने जाना कि खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती है। और ये तो बहुत ही वेल एंड गुड बात है, भाई लोगों को धीरे धीरे आइडिया हुआ कि हाँ भाई खाने की वनस्पति हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है, कौन कौन सी चीज़ खाने योग्य है, कौन सी चीज़ खाने योग्य नहीं है, इस बात का पता चला लोगों को, ठीक है। फिर लोगों को ये भी आइडिया होने लगा कि कौन सी वनस्पति हमारे खाने योग्य है। आपको पता है कुछ कुछ जो वनस्पतियां थी वो विषैली भी थी, अगर वो खाएंगे तो वो मर भी जाते थे। तो लोगों को ये पता चलता रहा क्योंकि भाई किसी आदमी ने खाया वो मर गया, तो उस वनस्पति को वो लेते ही नहीं थे, फिर उसका वो यूज़ ही नहीं करते थे। तो धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग गया कि ये वनस्पति खाने योग्य है और ये वाली वनस्पति खाने योग्य नहीं है। दूसरी ये थी बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं। अब कोई भी बीज हुआ वो कैसे डंठल से गिरता है और गिरते ही ज़मीन में फिर से एक पौधा उगाता है। तो चीज़ें ना ऑब्जर्व करने लग गए लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा गिरे बीजों का अंकुरण, उनमें पौधे का निकलना, मैंने जो आपको बताया निकलना, इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी। सीधी सी बात है, भाई पौधा ज़मीन में गिरा, वो बीज ज़मीन में गिरा, बारिश हुई हल्की सी तो वो तो बढ़ेगा ना। तो लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। और क्या करने लग गए लोग, चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बड़े हो सके, तक धीरे धीरे वे कृषक बन गए।
बिल्कुल ठीक बात है। आगे चलते हैं। लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह था कुत्ता। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पहला कौन सा जानवर था जिसे पालतू बनाया लोगों ने, तो वो था कुत्ता। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को पालने लगे और पशुपालक बन गए। नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे लोग कृषक और पशुपालन बने, इस प्रक्रिया को लोगों ने क्या नाम दे दिया? लोगों द्वारा पौधे उगाने तथा जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा गया। कौन सी प्रक्रिया कहा गया? सेटलमेंट प्रोसेस कहा गया। ये ध्यान रखिएगा। अब बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। करीब 12,000 साल पहले से शुरू हुई। 12,000 साल पहले कौन सा मतलब युग शुरू हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ये मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो ये आपका काम है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि कौन सा युग शुरू हुआ था 12,000 साल पहले। आगे चलते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्राचीन कौन सी फसल थी? गेहूं और जौ, मतलब वीट और बार्ले। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी को। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। गेहूं और जौ को पहली हमारी फसल थी, और कुत्ते के बाद कौन से जानवरों को पाला गया? भेड़ और बकरी को। अब आते हैं एक नवीन जीवन शैली, ए न्यू लाइफ स्टाइल। इसमें क्या है? जब लोग पौधे उगाने लगे होंगे तब उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता होगा। भाई बीज बोएं का कोई, फसलों को पकने तक, पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। भाई एक बात देखो, आप कोई पौधा लगाएंगे तो उसका वेट तो करेंगे, उस फसल को पकने का वेट भी तो करेंगे ना। और जब वो पक जाएगी फसल, उसको ये भी देखेंगे कि उसको संभाल के मैं हम अगले साल के लिए कैसे रख सकते हैं। तो लोग इतने इंटेलिजेंट हो चुके थे जब तक। अब वो क्या करते थे? अब अनाज तो उग गया और फसल भी कट गई, तो अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। भंडारण मतलब कि उसको बचा के कैसे रखें। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। मतलब आप ये देखिए दिमाग कितना लगा रहे थे लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए हैं, टोकरियां बुनी, ताकि वो जो उन्होंने अनाज या फसल उगाई है उसको इकट्ठा करके भंडार करके रख सकें। जमीन में गड्ढा भी खोदा इसी चीज़ के लिए। अब फिर नेक्स्ट क्या है? जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, यहाँ पे ये पर नहीं है, खाद्य भंडार, एनिमल्स फूड स्टोर्स ऑन द गो, ठीक है, चलते फिरते खाद्य भंडार। अब इसमें क्या है? जो जानवर थे हैं, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी जनसंख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी जनसंख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। जानवरों से हमें मांस भी मिलता है, दूध भी प्राप्त होता है, मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। बिल्कुल ठीक बात है, हमें दूध और मीट दोनों ही प्राप्त होते हैं पशुओं से। नेक्स्ट है आरंभिक कृषक और पशुपालक के साक्ष्य है। मतलब हमें एविडेंस कहाँ कहाँ से हमें ये पता चला कि कृषि यहाँ पे फसल उगाई जाती थी या यहाँ पे लोग पशुओं को पालते थे। तो यहाँ पे ना आपको कुछ जगहों के नाम याद रखने पड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट है वो? पहला है मेहरगढ़, जो आज का आधुनिक पाकिस्तान है ना, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ पे इसके एविडेंस मिले हैं कि लोग वहाँ कृषि और पशुपालन करते थे। जैसे गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी, ये सब वहाँ मिले हैं। ऐसी कोल्डी हवाएं जो आज का उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे हमें चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। देखिए ये तो मैंने को अभी तक कहीं देखा नहीं महागढ़ा, लेकिन आप याद कर लीजिए, वहाँ पे हमें चावल, मवेशी और मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं, मतलब जानवरों के खुरों के निशान मिले हैं। बुरझोम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी मिले हैं। चिरांद जो आज का बिहार है, वहाँ पे है ये जगह। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैल, यहाँ पे हड्डियाँ मिली हैं इनकी। एक है हल्लूर कहाँ है? जो आज का आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे।
ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी और सूअर, यहाँ पे ये सब मिले। अब देखो जो जो इम्पोर्टेंट है ना, जैसे बुरजहोम, बुरजहोम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। मेहरगढ़, ये रहा पाकिस्तान, देखिए थोड़ा सा, ये रहा पाकिस्तान आपका मेहरगढ़, ये रहा बुरजहोम। ये कौन सी न्यूलिथिक साइट्स हैं ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी टाइम पे तो लोगों ने कृषि और पशुओं को पालना स्टार्ट किया था ना। न्यूलिथिक साइट्स हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये रहा कोल्डी हवा आपका, ये रहा कोल्डी हवा। भीमबेटका कौन सी साइट है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। आपका चिरांद, ये रहा बिहार में। और जी एक और था हमारा हल्लूर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, जो आज का आंध्र प्रदेश है वहाँ पे है हल्लूर। देखिए ये लिखा न्यूलिथिक साइट्स, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। अब स्थायी जीवन की शुरुआत कैसे हुई, मतलब परमानेंट लाइफ कैसे बनती चलेगी लोगों की। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्वविदों थे, उन्होंने कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, ये होम है यहाँ पे। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वर्तमान के कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। देखिए कितने इंटेलिजेंट इंसान थे, मतलब जो हमारे गड्ढे के नीचे घर बनाया करते थे लोग, ज़मीन में गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह भी मिली है, मतलब उन्हें ये पता चल गया था कि न्यूलिथिक में लोगों को आग जलानी आ चुकी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्या दिखा हमें? बहुत सारी जगह से पत्थर के औजार भी मिले हैं जो पूर्वापाषाण काल के उपकरणों से भिन्न हैं। पूर्वापाषाण मतलब पैलियोलिथिक एज जो थी उसके मतलब उनके औजार और न्यूलिथिक जो औजार हैं उनमें बहुत डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? इसलिए इन्हें नवपाषाण युग कहा जाता है, न्यूलिथिक वाला। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आपने वो सुना होगा ना, सिलबट्टा। सिलबट्टा आज भी लोग यूज़ करते हैं, जिससे हम जैसे लहसुन वगैरह आज भी लोग पीसते हैं। ऐसे ही था ये जो मूसल और हमारा ओखली थी, इसी टाइप की थी, लोग कूटते थे उनसे। आज भी हम जैसे मिर्च वगैरह कूटने का प्रयोग नहीं करते हैं, सिलबट्टा टाइप, ये चीज़ें पुरानी प्राचीन तो चलती आ रही है, वही चीज़ें हैं ये। और क्या देखने को मिला हमें? नवपाषाण युग के पुरास्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है। अलंकरण मतलब होता है एक तरह से डिज़ाइन, ऑर्नामेंटेशन, मतलब डिज़ाइन कर करके लोगों ने, मतलब डिज़ाइन भी जानते थे कि कलाकारी तरह से, कलाकारी होती है ना, मतलब कैसे समझाएं, जैसे डिज़ाइन ने फ्लावर्स बना दिए, कुछ अच्छा सा बना देते थे पोर्ट पर। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। लोगों को पता चलने लग गया था कि हमें अब कपड़ों की भी आवश्यकता है, तो लोग धीरे धीरे क्या हो रहे थे, परमानेंट सेटलमेंट होता जा रहा था उनकी लाइफ में, तो उन्होंने कॉटन भी उगाना स्टार्ट कर दिया था। अब उनके कुछ रीति रिवाज थे, अन्य रीति रिवाज मतलब कस्टम्स क्या थे उनके। कुछ विद्वानों ने क्या कहा है, विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया जो प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते थे। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाज मानते थे जो पहले से प्रचलित रहे हैं। अब उनमें जनजाति क्या होता था, उस चीज़ का क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब ट्राइब का क्या मतलब है वो समझिएगा। ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सी है चीज़। देखिए क्या वहाँ पे मतलब पुरुष और महिलाओं को किस नज़रिए से देखा जाता था, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे। इस तरह के परिवारों के संग मिलकर जनजाति का निर्माण करते थे। मतलब कई घर मिलके एक दूसरे के परिवार की तरह एक दूसरे से संबंधित थे, और इस तरह के परिवार को जब हम एक साथ मिला देते थे उन्हें जनजाति का नाम दिया जाता था। अब आगे क्या है, जनजाति के जो सदस्य थे
शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते थे। महिलाएं खेती का सारा काम करती थी। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने तक की देखभाल करने से लेकर फसल कटने तक का काम शामिल है। देखिए, महिलाएं भी बिल्कुल हाथ बढ़ाती थी, बट उस टाइम पे हाथ बढ़ाती थी कि हाँ, हम भी ये कार्य कर सकते हैं। वहाँ पे भेदभाव नाम का कोई चीज़ नहीं थी। अभी आपको आगे पता चलेगी ये चीज़। अब बच्चे भी तो कुछ करते होंगे ना, तो बच्चे पौधों की देखभाल करते थे और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते थे यहाँ पे, ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुँचाएं। पुरुष बड़े बड़े झुंडों को चराते थे, जबकि छोटे बच्चे छोटे छोटे झुंडों को चराते थे। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। और क्या चीज़ें करते थे जनजाति वाले लोग? कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था। वह अनुभवी वृद्ध व्यक्ति भी हो सकता है, नौजवान योद्धा भी हो सकता है, या फिर कोई पुरोहित मतलब पुजारी जो होते थे। वयस्क महिलाओं को उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। देखिए, उस टाइम पे भी ये महिलाओं को सम्मान देते थे। आप समझ रहे हैं ना, क्या मतलब उस टाइम का युग लोग क्या जानते थे, लेकिन वहाँ पे महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। अब जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते थे। अब और क्या चीज़ है? जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति होती थी। आपने देखा होगा, आप जब मॉडर्न हिस्ट्री में बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या, देखिए, पानी को भी टच नहीं करने देते थे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। कुनबे की संपत्ति सभी के लिए, कुएं का पानी सभी के लिए है, घास के मैदान सभी के लिए हैं, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते थे। इसमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता था। इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु, लाइफ एंड डेथ इन मेहरगढ़। अब ये मेहरगढ़ हमने अभी पढ़ा था, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ पर है मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ है, वहाँ पे बस्ती का आरंभ कब से हुआ? 8000 साल पहले से स्टार्ट हुआ था। ये मेहरगढ़ जो है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है। इस स्थान पर स्त्री पुरुषों ने इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये आप बिल्कुल बात समझ गए होंगे। यहाँ पे स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले कौन से फसल उगाई? जौ और गेहूं। और कौन से जानवरों को पाला? भेड़ और बकरी को। अब मेहरगढ़ में और क्या देखने को मिला आपको? मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। उसमें से कुछ संभवतः भंडार के काम भी आते हैं। भंडार मतलब जो खेती बाड़ी की होगी, जो बच जाता है अनाज वगैरह, उसको इकट्ठा करने के लिए इस तरीके का कुछ होता होगा। देखिए, हाँ, इस तरीके का कुछ दिखता होगा। देखिए, 4 हैं, 1 2 3 4। तो आपको ये दिख रहा है ना स्क्वायर टाइप में, वैसे ही आयतकार था, सॉरी। तो ये इस तरह का जो दिखता होगा, वैसे स्क्वायर टाइप में ये घर ऐसा दिखता था। ठीक है। अब लोगों की क्या आस्था थी? यहाँ मेहरगढ़ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। अब कुछ एक कब्र ऐसी थी, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। तो आप ये देखिए, उस टाइम पे लोग ऐसी मेंटेलिटी भी रखते थे कि मरने के बाद भी इंसान जीवित रहेगा ऊपर जाके, तो उसको खाने के लिए एक बकरी उसके साथ ही दफना दी गई। और क्या हुआ? नेक्स्ट है दार्जिलिंग हेडिंग। ये क्या है? ये भी एक जगह थी। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। अब चीन और म्यांमार, आपको पता है ये हमारा भारत है, ये यहाँ पे चीन, और म्यांमार आपका यहाँ पे, ये चीन है यहाँ पे। तो इधर की साइड जाते समय हम ब्रह्मपुत्र की घाटी यहाँ पे पड़ती है। तो इस पहाड़ी पे यहाँ पे एक जगह थी दार्जिलिंग हेडिंग। यहाँ पे हमें क्या मिला है? यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। यहाँ पे भी कुछ हमें साक्ष्य मिले हैं।
यहाँ जेडाइट पत्थर, ये इंपॉर्टेंट है कि जेडाइट पत्थर हमें कहाँ से मिला है, दार्जिलिंग हेडिंग से मिला है। यह पत्थर चीन से आया हुआ। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से कास्टास्म, ये क्या होता है, लिथिक मीन्स प्राचीन लकड़ी को जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, तो ये होता है लिथिक। एनिशियंट वुड विच हैज़ हार्डेंड इनटू स्टोन, मतलब एक ऐसी लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन चुकी है, के औजार और बर्तन भी मिले हैं। कहाँ से, दार्जिलिंग हेडिंग से हमें ये चीज़ मिली है। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया, बिल्कुल कंप्लीट मैंने एनसीईआरटी कवर की है इस चैप्टर की। चाहे तो आप एनसीईआरटी पढ़ के भी देख सकते हैं, और मुझे लगता है अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास वीडियोस पहुंचती रहे, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपके पास वीडियो आने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।